पंजाबी जुबान। जुत्ती मेरी जांदी है पहाड़ी दे नाल। पाकिस्तान की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान। अगलावा मजबूरी नू आन जान दी पसूड़ी नू। यहाँ पे दिल भी जे पढ़िया जांदा हर बंदा ही फड़िया जांदा। ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਾ ਛੱਡੀ। ਕੋਈ ਇੰਜ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਹੋਵੇ। दसो की खाना चिकन शैशले की खाना आ चिकन शैशले मुंह तेरा चपेड़ा खान वाला। चाचा दुनिया में सब तो पहला तेरा मुंह देख के किसी ने कहा सी की फिटे मुंह ते लोटा पा के अपनी बीवी ने मैनू हाथी करो। हुन ते रोज तेनू चांदे चांदे। अब एक क्वेश्चन तो आपके मन में जरूर आया होगा कि अगर पंजाब आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है तो फिर पंजाबी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली जुबान क्यों नहीं? ये हमेशा से ऐसा नहीं था। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो साल था 1947 जब पाकिस्तान आजाद हो गया था और पाकिस्तान के आजाद होते ही उर्दू को पाकिस्तान की कौमी जुबान करार दे दिया गया था। तो वहीं से हो गया था पंजाबी का डाउनफॉल। तो फिर पंजाब की कौमी असेंबली में पंजाबी को ही बोलने पर बैन लगा दिया गया था। और मर्तबा अरकान जब भी पंजाबी में तकरीर करने की कोशिश करते तो स्पीकर की तरफ से उन्हें इंग्लिश और उर्दू बोलने पर मजबूर कर दिया जाता था। जबकि दीगर सूबाई असेंबलियां जैसे कि सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा ऐसी असेंबलियों में उनकी लोकल लैंग्वेज बोलने की उनको इजाजत दी गई। और ये बात सिर्फ यहाँ तक ही महदूद नहीं है, ये तलीमी अदारों में भी है जहाँ पे पंजाबी को बोलने से सख्ती से मना किया जाता है और लोगों को बोला जाता है कि अपने बच्चों को इंग्लिश और उर्दू माहौल प्रोवाइड करें और पंजाबी को अवॉइड करें। और इसी के साथ साथ पंजाब में पंजाबी जुबान भी नहीं पढ़ाई जाती, जबकि दीगर सूबों में उनकी लोकल जुबान को एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट पेश किया गया है। तो इन सब हालात के चलते हुए काफी सारे लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और कहा एटलीस्ट स्कूलों में तो पंजाबी बोलने दो, लेकिन इनकी आवाज को बिल्कुल ही दबा दिया गया। तो पाकिस्तान बनते ही उर्दू को जहाँ पे कौमी जुबान का दर्जा दिया गया, वहीं पे पंजाबी को आहिस्ता आहिस्ता भुलाते चले गए। इसका सबसे बड़ा एक रीजन ये सामने आता है कि लोग कहते हैं सिखों से जुड़ी हुई है, ये सिख बोलते हैं तो सिखों की जुबान है, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अगर हम हिस्ट्री में पीछे जाएं तो वहाँ पे बहुत सारे हमारे ऐसे बुजुर्ग मिलते हैं जिन्होंने पंजाबी को काफी अच्छे तरीके से प्रमोट किया, जैसे कि बाबा फरीद जिन्होंने पंजाबी को लिखा और उसके बाद कई सूफियाए कराम ने इसको प्रमोट किया, जैसे कि सुल्तान बाहू वारिस शाह और बुल्ले शाह जैसे बड़े बड़े सूफियाए कराम ने इस चीज को प्रमोट किया। फिर उसके बाद 19वीं सदी में मोहम्मद बख्श और ख्वाजा गुलाम फरीद ने भी इस चीज को काफी ज्यादा प्रमोट किया। तो इन सब के बाद सिर्फ मुसलमानों ने ही बल्कि सिखों को भी पंजाबी को अडॉप्ट करना शुरू हो गया। तो इसी तरह मुसलमानों और सिखों में पंजाबी ज्यादा पॉपुलर होती चली गई। तो जब 1469 में गुरु नानक ने सिखिज्म की बुनियाद रखी तो उन्होंने भी अपनी किताब पंजाबी में लिखना शुरू कर दी, लेकिन ये वो पंजाबी नहीं थी जिनको मुसलमान लिखते और समझते थे, ये बिल्कुल ही डिफरेंट पंजाबी थी। तो बेसिकली पंजाबी को लिखने के लिए 4 बेसिक स्क्रिप्ट्स फॉलो की जाती हैं, जैसे कि शाहमुखी, गुरमुखी, देवनागरी और रोमन स्क्रिप्ट। तो इनमें से पहली यानी शाहमुखी की बात करें तो शाहमुखी 2 लफ्जों से मिलकर बनाया हुआ है, शाह और मुखी। शाह मतलब बादशाह, मुखी मतलब मुंह से निकली हुई बात। तो इसका मतलब बादशाह के मुंह से निकली हुई बात, जैसे कि बुल्ले शाह और ये सारे शाह, इन सब के बारे में बात किया जाए। तो 13वीं सदी में बाबा फरीद ने अपनी पोइट्री इस स्क्रिप्ट में लिखी थी। उसके बाद काफी सूफिया कराम ने इसको प्रमोट भी किया था और फिर उसके बाद काफी सिख गुरु ने भी इसको यूज किया था। शाहमुखी स्क्रिप्ट को मुसलमानों के साथ जोड़ा जाता था क्योंकि ये पर्शियो अरेबिक स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी और ये राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। इसी वजह से इंडियन यानी सिखों के लिए इसको समझना बहुत मुश्किल था। तो अब बारी थी इंडियंस यानी सिखों को उनकी अपनी पंजाबी स्क्रिप्ट देने की। तो गुरु नानक के बाद आने वाले दूसरे गुरु अंगाल ने इस गुरमुखी स्क्रिप्ट की बुनियाद रखी, जो कि लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। तो ये स्क्रिप्ट सिखों की किताब गुरु ग्रंथ साहब में भी काफी इस्तेमाल की गई। तो गुरमुखी स्क्रिप्ट ने पंजाबी को एक बहुत ही अहम पहचान दी। तो इसके बाद पंजाबी का असल वाला राइज शुरू हुआ था। तो उसके बाद देवनागरी स्क्रिप्ट हिंदुओं को दे दी गई और रोमन स्क्रिप्ट को तो आप खूबी जानते हैं।
तो 1849 में राजा रंजीत सिंह के मरने के 10 साल बाद जब अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया तो उन्होंने पंजाबी की जगह उर्दू को प्रमोट करना शुरू कर दिया। उन्होंने गवर्नमेंट लेवल और आर्मी लेवल में भी पंजाबी को छोड़कर उर्दू को प्रमोट करना शुरू कर दिया और पंजाबी को दबाते चले गए। तो फिर 19वीं सदी आते आते ही उर्दू मिल गई, मुसलमानों को हिंदी मिल गई, हिंदुओं को और सिख मिल गए पंजाबी को। तो इसी तरह 19वीं सदी आते आते ही उर्दू मिल गई, मुसलमानों को हिंदी मिल गई, हिंदुओं को और पंजाबी मिल गई सिखों को। और आज के दौर में ये हाल ऐसा हो चुका है कि आज पाकिस्तानी में पंजाबी पब्लिक में या फिर कहीं किसी भी लेवल में पंजाबी बोलने में हेसिटेट करता है और इसी तरह पंजाबी पंजाब में मरती ही जा रही है। जबकि इसके बरक्स इंडिया में ऐसा नहीं है, वहाँ पे पंजाबी काफी ज्यादा लेवल पे प्रमोट हो रही है, जबकि पाकिस्तान में पंजाबी मरती जा रही है। जहाँ पे कहीं रीजन ये भी निकलते हैं कि पेरेंट्स बच्चों को पंजाबी अवॉइड करवा के इंग्लिश और उर्दू की तरफ में लेके जाते हैं और कुछ रीजन ये भी आते हैं कि हमारे स्कूलों में हमारे पंजाबी नहीं पढ़ाई जाती, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है। वो क्या है, वो भी तो है एक लैंग्वेज ही ना भाई, हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा, अंग्रेज थोड़ी ना बोलेंगे पंजाबी। पंजाबी हमारी जुबान है और हमें ही इसको बोलना है और हमने ही इसको बचाना है। तो इन्हीं सब वजूहात के साथ साथ एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की भी आ जाती है। पाकिस्तान की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, इस पर सेपरेट वीडियो भी बन सकती है, लेकिन अभी मैं मोटा मोटा क्लियर कर देता हूँ। पाकिस्तान के स्टेट ड्रामे, तो इसी वजह से लोग भी पंजाबी को इसी तरह लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। पंजाबी भी तो एक लैंग्वेज है ना, ये पंजाबी हमारी जुबान है और हमने ही इसको बचाना है और आगे लेके चलना है। तो 19वीं सदी आती, तो ऐसे ही 19वीं सदी आते आते हिंदू मिल गए मुसलमानों को, तो इसी तरह 19वीं सदी आते आते ही मुसलमान मिल गए हिंदुओं, नहीं तो इसी तरह See you in the next video. PUBG को रिवाइव